जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का इतिहास लेसन फर्स्ट पढ़िएगा, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद लेसन फर्स्ट का नाम है। और आज हम लोग जो है ना अपने वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो देखो लेसन में देखो तो राष्ट्रवाद लिखा हुआ है ना, तो पहले राष्ट्रवाद समझते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। अरे इस लेसन में हम लोग फ्रांस देश के बारे में सीखेंगे बहुत सारा चीज, कि फ्रांस देश में ना क्रांति कैसे हुआ, क्रांति कब हुआ, क्रांति कराने वाला कौन था, क्रांति किस वजह से हुआ, हर चीज हम लोग जानेंगे इस फर्स्ट लेसन में से। और अगर फर्स्ट लेसन अच्छा से देखिएगा ना तो आपका एग्जाम में तो देखो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो अगर आप कहानी अगर सुन लीजिएगा अच्छा से तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं होगा। कितना बच्चा को इतिहास बहुत बोझ लगता है, बहुत भारी लगता है, कुछ नहीं, खाली कहानी सुनो, कहानी जो हम सुना रहे हैं तुम कहानी याद रखो और कहानी जाके एग्जाम में लिख दो, तेरा नंबर सही मिल जाएगा। इस लेसन में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे जानेंगे, सबसे पहले सीखेंगे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। वो देखो राष्ट्रवाद को ऐसे समझो, राष्ट्रवाद कुछ नहीं है रे, राष्ट्रवाद एक भावना है, एक सोच है, सोच। और ये सोच जानते हैं किसके प्रति सोच है, किसी आदमी के प्रति सोच है नहीं रे, यह सोच जो है ना यह देश के प्रति सोच है, देश के प्रति प्रेम है, प्रेम। अगर यह सोच आप में है तो इसका मतलब है कि आपको देश से प्रेम है, देश से लगाव है, देश से मोहब्बत है। कब? जब आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होगी तब। जैसे दो प्रेमी के बीच के लगाव को हम लोग मोहब्बत नाम देते हैं ना, दो प्रेमी के बीच के लगाव को हम लोग मोहब्बत नाम देते हैं, प्यार नाम देते हैं, इश्क नाम देते हैं। उसी तरह अगर हमें देश से मोहब्बत है ना, देश से प्यार है, तो उस प्यार को पता है इतिहास में क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आपके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना होगी। अगर देश से प्रेम है इसका मतलब है कि आपके अंदर भी किसकी भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है। मेरे अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना है, हमारे घर परिवार के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना है, हम सबके मन में किसकी भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है। अरे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो क्या है, राष्ट्रवाद की भावना हम सब में है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच। जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान से जीत जाता है, हिंदुस्तान जीत जाता है, देखते हैं वो अलग प्रकार का एनर्जी रहता है, खुशी रहता है कि अरे वाह हिंदुस्तान जीत गया। और अगर पाकिस्तान जीत गया तो फिर दुख हो जाता है कि भैया पाकिस्तान जीत गया। तो देखिए खुशी और गम दोनों का एहसास हो रहा है। तो खुशी का भी एहसास हमारे देश के लिए हो रहा है, गम का भी एहसास किसके लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए हो रहा है। तो ये जो एहसास है, ये जो लगाव है, ये जो मोहब्बत है, इसी मोहब्बत को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो अगर मेरे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है तो हम जानते हैं अपने आप को क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी। जिस इंसान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए, तो जल्दी बोलिए, क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रवादी। देखो ना लिखे जी, जिस व्यक्ति के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना होती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। तो हम भी राष्ट्रवादी हैं, आप भी राष्ट्रवादी हैं, हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं सब राष्ट्रवादी हैं। और जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम नहीं है, समझिए वो क्या है, समझ में आया। हाँ तो देखिए राष्ट्रवाद, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। राष्ट्रवाद क्या है बाबू, तो राष्ट्रवाद याद रखना, राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, राष्ट्रवाद सिर्फ एक भावना है, एक सोच है। यह सोच जो है हमारे देश के लिए मोहब्बत पैदा करवाता है, यह सोच हमारे देश के लिए मोहब्बत पैदा कराता है। इसी सोच को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस जिस इंसान के अंदर में यह सोच है उस इंसान को क्या कहते हैं, तो उस इंसान को हम लोग राष्ट्रवादी कहते हैं। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है ना, तो आपको याद रखिएगा भौगोलिक से मोहब्बत होगा, यानी आपको भौगोलिक से मोहब्बत होगा, भौगोलिक से लगाव होगा। अब बच्चा बोले सर भौगोलिक मतलब कुछ होता है, अरे भौगोलिक मतलब जमीन। आपको अपने देश के जमीन, यहाँ पर जमीन मत समझिए, जमीन को जमीन मत समझिए, ऐसे समझिए क्षेत्र। मतलब आपको अपने भारत के हर क्षेत्र से मोहब्बत है कि नहीं है, लगाव है कि नहीं है, बिल्कुल लगाव है। जैसे अगर सोचिए कि हमारे ही देश के किसी क्षेत्र में अगर कोई अनहोनी हो जाए तो क्या आप बहुत खुश होइएगा कि अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, नहीं, दुख होगा भाई। हमारे क्षेत्र से हम लोग को लगाव है भाई, यानी भौगोलिक से लगाव होगा। और जानते हैं अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है ना, तो आपको पता है संस्कृति से भी लगाव होगा। संस्कृति मतलब अरे संस्कार भाई, संस्कार, तौर तरीका। बताओ भारत देश में तौर तरीका है कि नहीं है, बहुत तौर तरीका है। यहाँ की हर महिलाओं में तौर तरीका है, यहाँ के हर पुरुष में तौर तरीका है, बड़े छोटे का इज्जत करना हम लोग जानते हैं, समझ में आ रहा है। यानी हम लोग के देश में ना बहुत तौर तरीका है, इसीलिए याद रखिएगा। अच्छा बताइए, तौर तरीका अगर यहाँ के लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आप खुश रहिएगा। जैसे अगर हम लोग के समाज में कोई महिला अलग रूप में रहेंगी, विदेशी स्टाइल में रहेंगी, तो क्या हम लोग देख करके बहुत खुश होंगे, वाह बहुत अच्छा कर रही है। अरे भैया हम लोग नाराज होंगे कि कहे अजीब हरकत कर रही है, अजीब सा मतलब पहनावा ओढ़ावा है। हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में सभ्यता संस्कृति बहुत ज्यादा है, हम लोग के देश में तौर तरीका है। अगर तौर तरीका कोई फॉलो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक अंदर में जो है गुस्सा जगेगा, गुस्सा कि रे हम लोग के देश में रहकर तौर तरीका फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा जग रहा है कि नहीं जग रहा है, ये भावना जग रहा है कि नहीं जग रहा है। ये भावना को ही हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आया राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद हम लोग के भौगोलिक से लगाव है, राष्ट्रवाद के कारण हम लोग को भौगोलिक से लगाव है, संस्कृति से लगाव है। अरे बताओ तो समाज से लगाव है कि नहीं है। समाज में अगर किसी समाज के किसी परिवार में अगर कोई अनहोनी हो जाए, कुछ घटना घट जाए, तो क्या हम लोग खुश होंगे, नहीं खुश होंगे भाई। हम लोग मिलकर उसका मदद करेंगे, उसके दुख में बहुत दुख बांटेंगे हम लोग। अगर खुश होगा तो और अच्छा बात है भाई। तो कहीं ना कहीं देखो हम लोग अपने समाज से भी बहुत लगाव है। समाज में कोई अगर माने चोट्टा निकल गया, कोई गड़बड़ कुछ कर रहा है तो पकड़ के अच्छा से धोने भी आता है।
तब समाज से हम लोग को लगाव है। तो ये लगाव किसके वजह से पैदा हो रहा है पता है? राष्ट्रवाद की वजह से। तो अब अगर हम पूछेंगे ना कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो कह देगा कि सर राष्ट्रवाद जो है ना एक सोच है, एक भावना है। हम बोलेंगे कैसा सोच है? हम बोला कि सर ये सोच जो है ना हम लोग के देश के प्रति है, देश के प्रति लगाव पैदा करता है, देश के प्रति जो है मोहब्बत पैदा करता है। हम बोलेंगे देश में क्या क्या चीज से लगाव होता है, देश के अंदर क्या क्या चीज से लगाव। कहना कि सर देश के अंदर ना हम लोग को भौगोलिक चीजों से लगाव है, हम लोग को सांस्कृतिक चीज से लगाव है, हम लोग को सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों से लगाव है, समाज के लोगों से लगाव है। बोलिए राष्ट्रवाद समझ में आ गया? और जिस इंसान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है उस इंसान को बताओ क्या कहते हैं रे बाबा? राष्ट्रवादी कहते हैं। और जानते हैं ये राष्ट्रवाद की भावना, ये राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले याद रखिएगा फ्रांस से जगी थी। राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां से जगी थी? फ्रांस से जगी थी, फ्रांस। अब बोले सर फ्रांस से जगी कैसे? अरे भगवा इसके पीछे कहानी है। कहानी जानते हैं क्या है? कहानी क्या है कि आज से लगभग वही 300 साल पहले, 400 साल पहले जो है ना, वहां राजाओं का दौर हुआ करता था। और जितने भी राजा रहते थे ना, सब का सब घोर प्रतिक्रियावादी। क्या होते थे? घोर प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी, घोर प्रतिक्रियावादी। घोर प्रतिक्रियावादी मतलब चोट्टा, बदमाश, सरफिरा, किसी का ना सुनने वाला। तो अब याद रखिएगा घोर प्रतिक्रियावादी बोलेंगे तो घबराइएगा मत। चाहे इसको एक नाम और हम बोल सकते हैं, उसका नाम जानते हैं क्या है? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी मतलब भी वही होता है, किसी का ना सुनने वाला, बदमाश, चुट्टा, बकलोल, किसी का ना सुनने नहीं करता था। तो आज से 400 साल पहले जो है, 400 साल पहले, 500 साल पहले राजाओं का दौर था। और इतना बदमाश राजा हुआ करता था कि किसी जनता का सुनता तक नहीं था कि जनता जी रहा है तो कैसे जी रहा है, सुख है सुखी में जी रहा है कि दुखी में जी रहा है, कैसे जी रहा है, कुछ परवे नहीं था। धीरे 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 जनता के मन में जो है ना नफरत पलने लगा। जनता लोग हर चीज का एगो सीमा होता है, सीमा क्रॉस कीजिएगा थुरा जाइएगा, अच्छा से मार खाइएगा। तो वही किया था राजा सब। और जानते हैं बउआ, इसी के बाद यहाँ का जनता सब में आया गुस्सा और जनता सब जो है आंदोलन करना स्टार्ट किया। और जानते हैं फ्रांस में आपको 3 क्रांति पढ़ना है। क्रांति मतलब लड़ाई, 3 लड़ाई पढ़ना है। 3 लड़ाई जानते हैं कब कब पढ़ना है? 1789 का एगो लड़ाई पढ़ना है, 1789 का एक लड़ाई पढ़ना है। उसके बाद हाँ 1830 का लड़ाई पढ़ना है और एक 1848 का लड़ाई पढ़ना है। 3 लड़ाई पढ़ना है, 3 लड़ाई, एक 1789 का, एक 1830 का, एक 1848 का लड़ाई आपको पढ़ना है। बोलो इतना बात समझ में आया? आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले कौन स्टार्ट करेंगे? 1789 का। देखिए हेडिंग पढ़िए, एग्जाम में पूछता है 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति। यानी हम लोग इस टॉपिक में यह जानेंगे कि 1789 में जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, आखिर काहे हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या था, आइए जानते हैं। तो जानते हैं बाबा 1789 के समय ना फ्रांस में एक राजा था। उस राजा का नाम याद रखिएगा आप सब, उस राजा का नाम याद रखिएगा। उस राजा का नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। ये लुई 16वां जो था ना, ये लुई 16वां एकदम बकलोल राजा था, बकलोल। ये जनता से इसको कोई लेना ही देना नहीं था, एकदम अपने दुनिया में जीता था। और जानते हैं बाबा लुई 16वां जो थे ना, इसके समय सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या चीज का हुआ? सबसे ज्यादा दिक्कत जो है राजनीतिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था लोगों में, राजनीतिक प्रॉब्लम। अब बोले सर राजनीतिक प्रॉब्लम मतलब? अरे भैया नेता लोग में आपस में बनवे नहीं करता था, और नेता लोग अपना मनमानी काम करता था। राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स रे भाई। अब कोई काम नेता लोग ठीक से करवे नहीं करता, अपना मनमर्जी करता था, तो जनता का नाराज रहवे करेगा। अच्छा दूसरा जानते हैं फ्रांस में दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम था आर्थिक। दूसरा कारण क्या था? आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण मतलब तंगी रे, गरीबी। देश के लोगों में ना बहुत सारा गरीबी छा गया था, सब जनता परेशान, रोजगार मिल नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रहा, लोग परेशान बना हुआ। तो आर्थिक तंगी बहुत चल रहा था फ्रांस में। तो बताइए कोई भी देश में आर्थिक तंगी चलेगा तो पब्लिक बहुत खुश थोड़ी रहेगा कि बहुत अच्छा राजा है, नाराज रहवे करेगा। तो आर्थिक तंगी था। उसके बाद सामाजिक प्रॉब्लम भी था। सामाजिक प्रॉब्लम में क्या था कि समाज के लोग में जो है भ्रष्टाचारी, बेईमानी, चोरी चमारी, डकैती बहुत फैल चुका था गरीबी के कारण। गरीब रहेगा तो चोरी डकैती तो करवे करेगा, छीना झपटी करवे करेगा। तो सामाजिक प्रॉब्लम लोगों में बहुत ज्यादा था। अच्छा जानते हैं फ्रांस में एक प्रॉब्लम और था, बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण मतलब भी बच्चा टेंशन में होगा, सर बौद्धिक कारण कौन सी होता है? अरे बौद्धिक मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान। अब यहाँ पर बुद्धि ज्ञान को ऐसे मत समझो, ऐसे समझो शिक्षा। क्या समझो? शिक्षा। तो फ्रांस में शिक्षा का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था। बच्चा लोग के लिए स्कूल कॉलेज का व्यवस्था ठीक से नहीं था, इसीलिए फ्रांस के लोग बहुत नाराज थे। सारा पब्लिक बोला रे चोट्टा कहीं का, तू हमारे देश का राजा है और तू काम नहीं करेगा। सारा पब्लिक इकट्ठा हुआ और 1789 के समय में, 1789 के समय में सब जनता इकट्ठा होकर चोट्टा लुई 16वां को खदेड़ दिया। बोला कि तू तेज बनेगा, देश में रहेगा, काम नहीं करेगा। तो लुई 16वां को जो है ना पकड़ के अच्छा से धो दिया। लेकिन जानते हैं लुई 16वां जानते हैं क्या था? लुई 16वां सबसे ज्यादा फ्रांस में मालूम है किसको इज्जत देता था? फ्रांस में सबसे ज्यादा ये पता है इज्जत किसको देता था? 2 जात को इज्जत बहुत देता था, एगो पादरी, एगो कुलीन।
पादरी और कुलीन जात को बहुत इज्जत देता था। जानते हैं पादरी किसको बोलते हैं? अरे पादरी जो चर्च में जो पूजा पाठ नहीं कराता है, पूजा पाठ जो कराते हैं, फादर जिसको कहते हैं, वही 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 पादरी, उसी जात को बोलते हैं। जैसे हम लोग में मान लीजिए मुसलमान है तो हाफिज साहब को बहुत इज्जत देते हैं, हिंदू धर्म में पंडित जी को बहुत इज्जत देते हैं, उसी तरह पादरी का भी एक अलग इज्जत है। कहा जाता है कि भैया ईश्वर का जो है ना रूप है, रूप। भैया जो राजा था लुई सोलहवां जो राजा था, इसको बहुत इज्जत देता था, इस जात के लोगों को इज्जत बहुत देता था। अच्छा, कुलीन को भी इज्जत देता था। कुलीन में कौन आता है? तो कुलीन में जो है ना पैसा वाला लोग, जमींदार सब इसी में आता है, तो इसका भी बहुत इज्जत देता था। और सबसे ज्यादा अन्याय पता किस पर करता था? सबसे ज्यादा अन्याय करता था मध्यम वर्ग पर। अरे भैया मध्यम वर्ग में जानते हैं कौन आता था? इस मध्यम वर्ग में जो है ना पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, बताइए पढ़े लिखे लोग पर जो है अन्याय कर रहा है। इसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, क्लर्क, जज सब आ जाएगा, टीचर इसी में आएगा। तो इस पर ना बहुत अन्याय करता था। कौन अन्याय करता था? लुई सोलहवां। इज्जत किसको देता था? पादरी और कुलीन को भर भर के इज्जत। इसका कोई इज्जत नहीं था, एकदम कुत्ता बिलाई जैसा जिंदगी बनाया हुआ था। लेकिन फ्रांस में सबसे ज्यादा संख्या इसी का था, सबसे ज्यादा संख्या इसी का था। तो सब इकट्ठा हो गया, बोला कि हमरे पर तू अन्याय करेगा। इकट्ठा हो करके बस लुई सोलहवां को पकड़ के कूच दिया। जानते पूछा थोड़े, एक बड़ी बेरहमी मारा है। लुई सोलहवां को पता क्या करता है? लुई सोलहवां को क्या करता है कि 1789 को, कितना को याद रखिएगा, हाँ 1789 को जो है ना, 1789 को क्या करता है कि सारा जनता पकड़ के इसको गिलोटिन पर चढ़ाकर मार देता है। गिलोटिन पर चढ़ाकर। जानता है गिलोटिन किसको कहते हैं? गिलोटिन एक ऐसा सजा होता है कि एक गोल ऐसा रहेगा, ऐसे रहे, गोल ऐसा रहेगा, इसके अंदर जो है ना सर डाल दिया जाता है। सर, इसके अंदर सर डाल देगा, और सर डालने के बाद जो है ना ऊपर देखो बड़ी भारी, बहुत भारी, एकदम धारदार, एकदम बहुत धार रहता है, चापर रहेगा, चापर बहुत तेज चापर रहेगा, बहुत तेज चापर। बस ये चापर जो है उसके गर्दन पर क्या कर देगा? गिरा देगा, तुरंत गर्दन खत्म, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो इसी से उसकी मृत्यु दी गई थी। इतना खतरनाक सजा दिया गया था। हालांकि खतरनाक क्या है, ये सजा इसलिए बनाया गया था ना ताकि जल्दी से मौत हो जाए और मरने वाले को ज्यादा तकलीफ भी ना हो। अब फांसी देगा तो फांसी में भैया कम से कम 1 मिनट तक लटकना पड़ता है, चलते रहेगा। तो इसीलिए इस सजा बनाया गया। इस सजा में जो है ना एकदम क्षण भर में गर्दन अलग, आदमी खत्म, दर्द नहीं होगा। तो बताइए लुई सोलहवां को किस पर चढ़ाकर फांसी दे दिया गया था? गिलोटिन पर चढ़ा करके उसको मृत्यु दंड दे दिया गया था। आपको एक बात बता दे कि जितना हम लुई सोलहवां का बदनामी कर रहे हैं ना, असल में लुई सोलहवां बहुत अच्छा इंसान था। लुई सोलहवां बहुत अच्छा इंसान था। ये जानते हैं बर्बाद किसकी वजह से? वो अपने पत्नी की वजह से, अपने वाइफ की वजह से बर्बाद हो गया। बीवी की वजह से नहीं, बीवी के मोहब्बत में पागल। बीवी का नाम था, इसका पता क्या? इसके वाइफ का नाम था मेरी अंत्योनेट। मेरी अंत्योनेट इसकी वाइफ का नाम था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक राजकुमारी थी। उसी से का विवाह हुआ था। विवाह के बाद सनक गया, पत्नी इस पर हावी हो गई। पत्नी के इशारा पर काम करता था, कठपुतली था, नौकर था, बकलोलवे था। हाँ, अब ये जो है ना उसी के इशारा पर काम करता था। पत्नी कहती थी कि तू जनता पर ध्यान नहीं देगा, समझा, जितना खजाना है सब हमारे देश जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का भलाई करेंगे। ये जनता सब बुर्बक है, फ्रांस का होगा, जाने देगा। इसीलिए पकड़ के कुछ दिया। जानते हैं लास्ट में जब ये को मारा गया ना, लुई सोलहवां को जब गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया गया, तो उसके कुछ दिन बाद जो है रानी को भी बुलाया गया। आइए रानी, आइए आप भी अंदर सर डालिए, आप पर भी कुछ गिरने वाला है। गिरा करके कहानी खत्म। दोनों को मार दिया गया, दोनों को। इस तरह से पता है, इस तरह से लुई सोलहवां का अंत हो गया। अब जनता लोगों को लगा कि भाई अब हमारे देश में जो अन्याय हो रहा था अब क्या हो गया? खत्म। लेकिन सच्चाई जानते हैं, अभी भी फ्रांस के लोग खुश नहीं थे। अभी भी फ्रांस के लोग खुश नहीं थे। वो चाहते थे ना फ्रांस के लोग कि जिस तरह मेरे देश में राजा के खिलाफ आवाज उठाया गया ना, उसी तरह हमारे अगल बगल के देशों में भी जनता लोग राजा के खिलाफ आवाज उठाए, वहां भी राजा का दौर खत्म किया जाए। क्योंकि जहां जहां राजा रहता था ना, वहां का जनता लोग का जिंदगी एकदम नर्क बन चुका था, नर्क। तो यहाँ के लोग ना अब चाह रहे थे कुछ कि हम लोग के देश में तो भैया हम लोग का निपटाइए दिए, अब निपटा दिए, तब अलग देश में भी राजा को हटाया जाए। क्या किया जाए? हटाया जाए। तो इसीलिए जानते हैं हटाने के लिए एक शख्स है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। बताओ नाम क्या उसका? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जिम्मेदारी लेता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सारे देश में जाकर सबको हम कहेंगे कि भैया तेरा देश में राजा है, चलो राजा का दौर हटाओ, तेरा देश में राजा है, तू राजा का दौर हटाओ। ये जिम्मेदारी ले लेता है। और जानते हैं हम लोग आगे, अब यहां तक तो हम समझा दिए, अब हम लोग अगला टॉपिक में यह जानेंगे कि नेपोलियन कैसे हर देश में जाकर सबको समझाता है और वहां से राजाओं का दौर खत्म करता है। हम यह भी जानेंगे कि एक आम इंसान नेपोलियन कैसे शक्तिशाली बन जाता है, कैसे शक्तिशाली बन करके जानते हैं आगे चलकर नेपोलियन जो है ना फ्रांस का राजा भी बनता है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर राजा कैसे बनता है। और राजा बनने के बाद जानते हो अपने जीवन में 60 लड़ाई लड़ा था और 60 लड़ाई में से 53 लड़ाई जीता था। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे कैसे लड़ाई लड़ा, किसको जीता, कैसे इसकी हार हुई, कैसे इसकी मौत हुई, मारने वाला कौन था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। उम्मीद है कि आपको पूरा कहानी समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं। बताओ राष्ट्रवाद क्या होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रवाद क्या है? हमारे राष्ट्रवाद जो है एक भावना है, एक सोच है जो हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना जगाता है।
अगर राष्ट्रवाद की भावना है तो आपको देश से प्यार है, राष्ट्रवाद की भावना नहीं है तो आपको देश से प्यार नहीं है। और राष्ट्रवाद जो है देश के अंदर किन किन चीजों के प्रति भावना जगाता है भाई? भौगोलिक से जुड़ा मोहब्बत पैदा करेगा, संस्कृति से जुड़ाव होता है, लगाव होता है। बता दिए संस्कृति किसे कहते हैं। सामाजिक से जुड़ा लगाव होता है कब? जब राष्ट्रवाद की भावना होगा तब। उसके बाद आपको बताया कि जिस इंसान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है उस इंसान को हम लोग राष्ट्रवादी बोलते हैं, ये भी आपको हम बता दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1789 में जो क्रांति हुआ था उसका मेन कारण क्या था? मेन कारण याद रखिएगा, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, बौद्धिक कारण था। बताओ 1789 के समय वहां का राजा कौन था? लुई सोलह था। बताओ लुई सोलह सबसे ज्यादा इज्जत किसको देता था? पादरी को, कुलीन को। सबसे ज्यादा कुत्ता बिलाई जैसा जिंदगी किसका बनाया हुआ था? मध्यम वर्ग का। बताओ कौन वर्ग आंदोलन किया था? यही मध्यम वर्ग आंदोलन किया था। आंदोलन करने के बाद लुई सोलह को बताओ कहां ले जाकर के मार दिया गया था? गिलोटीन पर। देखो यार, गिलोटीन पर चढ़ाकर मार दिया गया था। उसके कुछ समय बाद रानी को भी क्या दे दिया गया था? मृत्यु। लेकिन क्या जनता खुश था? नहीं। जनता चाहता था कि हमारे देश के अगल बगल में भी वही नियम लागू हो जो मेरे देश में नियम लागू हुआ है। तो बताओ इसका जिम्मेदारी किसने लिया था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो अगला वीडियो में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे। एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा हुआ बात पूछेगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेपोलियन के बारे में कहानी समझाएंगे। आपको उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा।